हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स का लेसन 19 औद्योगिक प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग तथा जैव विविधता। दोस्तों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों, ये लेसन आपके लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमारी लाइफ में कई तरह की बीमारियां, कई तरह की प्रॉब्लम्स का हम सामना करते हैं। अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी हो, सही नॉलेज हो कि किस कारण से बीमारी हो रही है, तो आप उन प्रॉब्लम से ईजिली बच सकते हो। तो इस लेसन को दो तरीके से पढ़िएगा। पहला ये कि एग्जाम में इसमें अक्सर एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दूसरा ये कि अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी है तो आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में कई तरह की बीमारियों से, कई तरह के खतरों से बच सकते हो। ठीक है, जानकारी ऐसे भी अक्सर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम 3 पार्टों में करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदूषण की, दूसरे पार्ट में ग्लोबल वार्मिंग की, तीसरा जैव विविधता की। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं औद्योगिक प्रदूषण को लेकर। जैसे कि दोस्तों, नाम से पता चलता है औद्योगिक प्रदूषण। ठीक है, तो सबसे पहले औद्योगिक मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री। ठीक है, जो भी फैक्ट्री होती है उसको औद्योगिक कहते हैं। प्रदूषण आपको पता है। अगर नहीं पता तो हम प्रदूषण देखते हैं। सबसे पहले प्रदूषण कितने तरह के होते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ। आज भी हम बात करते हैं पहले प्रदूषण कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। ठीक है, प्रदूषण मतलब एक तरह का हानिकारक इन्वायरमेंट। ठीक है, वातावरण, हानिकारक वातावरण जो किसी न किसी प्रकार से भूमि, जल, वायु तक को नुकसान पहुंचाता है, महासागरों को नुकसान पहुंचाता है। भूमि को अगर नुकसान पहुंचेगा तो हम जो खाएंगे भूमि से उपजा हुआ, वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। अगर वायु को नुकसान पहुंचता है तो वायु जो हम सांस लेंगे उससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। अगर जल को नुकसान किसी तरीके से पहुंचता है तो जो हम पिएंगे उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। अल्टीमेटली जो भी चीज़, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट होगा वो हमारे ऊपर ही पड़ना है। ठीक है, अगर महासागरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उससे जो जल जीव रहते हैं, चाहे मछली हो चाहे कुछ भी, मछली खा रहे हैं, कोई कई सारी चीज़ें हम उसमें से खाते हैं। ठीक है, पानी हमको उसको फिल्टर करके पीते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारी बॉडी पे ही दिखने वाली है। तो मतलब किसी न किसी तरीके से जो खतरा है वो हमारे ऊपर ही आने वाला है। घुमा फिरा के हम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ डाल रहे होते हैं। यार चलिए, ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी गंदगी थी, मैंने दे दी, पर वो घुमा फिरा के हमारे पास ही आनी होती है दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आज देने वाला हूँ इसके वीडियो में। बहुत ज़्यादा मॉरल वीडियो है, आई थिंक सो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और ट्राई कीजिएगा। एक बार आप खुद भी पढ़िएगा इस वीडियो को। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, वायु में धूल के कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, सिलिका फ्लोराइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो हमारे हवा के अंदर में मिली होती है। अगर हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें धूल के कण हमारे बॉडी के अंदर में जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहे हैं, ठीक है, सल्फर जा रहा है, सीसा जा रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जा रहा है। इस तरह की अगर चीज़ें जाएंगी तो हमें नॉर्मल किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा? तो फेफड़े, ठीक है, ये मतलब अगर ये सब चीज़ें जा रही है हमारी बॉडी के अंदर में तो अक्सर हमें फेफड़ों के रोग से जूझना पड़ेगा। ठीक है, फेफड़ों के रोग से, हृदय रोग से जूझना पड़ता है। जो आप देखोगे हृदय के रोग, ठीक है, एसिड वर्षा, इन सब के कारण, अगर मान लो अब हवा के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं, ये जो भी मैंने बताया नाम, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हवा के अंदर में, ठीक है, हवा के अंदर में, तो अगर बारिश होगा, ये हवा है, हवा के अंदर बारिश होगा तो हवा में मिलकर बारिश भी नीचे आएगा, तो वो हमारे शरीर के लिए कैंसर, त्वचा रोग, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आती है। ठीक है, तो समझो वायु प्रदूषण, एक वायु प्रदूषण से कितने सारे प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। जो पानी हमारे ऊपर गिरा, फसलों पे गिरा, फसल जहरीली होगी, ठीक है, वो वायु को हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी जहरीली होगी, हमें कैंसर, श्वसन रोग, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हमें घेर सकती है। ठीक है, समझ में आता है वायु प्रदूषण क्या है? जो हवा के अंदर में फैलने वाली प्रदूषण को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण नॉर्मली किन से फैलती है, तो मतलब कैसे फैलती है? तो जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है उसके जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों से फैलती है। धूल के कण, इंडस्ट्री एरियाज में धूल के कण उड़ते हैं, उन सब से फैलती है। अगर हम जल प्रदूषण की बात करते हैं तो पानी में मिलने वाला जो प्रदूषण, पानी के थ्रू जो मिलता है प्रदूषण, उसे हम ये कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार जल को माना जाता है। पानी, जल को हमारा सबसे बड़ा आधार है भाई, पानी, ठीक है, जल, या फिर वायु कह लो आप। वायु हमारा सबसे मेन आधार है, पानी, जल और वायु ही हमारा मेन आधार है हमारे जीवन के लिए। तो इसके अगर वायु, पानी से होने वाले जो नॉर्मली आपने बीमारी आस पास में आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, मलेरिया, हैजा, डेंगू, टाइफाइड, पीलिया, ठीक है, ये सारे जो बीमारी होती हैं, ठीक है, वो हमारे पानी से फैलते हैं। फेफड़े तक का बीमारी, श्वसन रोग, ठीक है, पैर हाथ में, घुटनों में दर्द होना, ये सब कई तरह की बीमारी जो बुढ़ापे में दिखता है कि घुटने में दर्द, आजकल हमें जवानी में भी दर्द होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम सही पानी नहीं ले रहे, सही पानी नहीं पी रहे, ठीक है, सही मात्रा में नहीं पी रहे या सही पानी नहीं पी रहे, अच्छा पानी नहीं पी रहे। दोनों में दो बातें हैं। सही पानी नहीं पीने का मतलब कि आप सही मात्रा में नहीं पी रहे, जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पी रहे, और दूसरा चीज़ क्या है कि आप अच्छा पानी नहीं पी रहे, साफ पानी नहीं पी रहे।
दिखता है, कई चीज़ें साफ दिखती हैं पर वो साफ होती नहीं है। उसके अंदर में लीड शीशा की मात्रा कई बार पानियों में दिखा गया है, ठीक है, पानियों में कई बार शीशा मिला हुआ है। सोच सकते हो शीशा आप पी रहे हो, पानी नहीं शीशा पी रहे हो, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो सकती हैं, उसमें फेफड़े रोग, अलग अलग तरह की चीज़ें, ठीक है। और अगर पानी की बात करो कि इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं पानी के अंदर में, तो पानी के अंदर में भी कई तरह के वायरस पाए जाते हैं, अमीबा, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस बड़ी तादाद में पानी के अंदर में होते हैं, ठीक है। यहाँ करता है कि विश्व में प्रतिवर्ष करीब 150 करोड़ बच्चों डायरिया से मरते हैं। डायरिया होता है मतलब 150 करोड़ बच्चों को करीब डायरिया होता है प्रतिवर्ष, हर साल 150 करोड़ बच्चों को डायरिया, ठीक है। 40 लाख मर जाते हैं डायरिया के कारण, 40 लाख मर जाते हैं बच्चे पानी खराब पीने से। और डायरिया का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, गंदा पानी, प्रदूषित पानी पीने के कारण, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज के बाद अगर आप पानी गंदा कर रहे हो कहीं भी किसी भी कंडीशन में, तो प्लीज़ एक बार सोचना जरूर कि यार इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा हम बात करते हैं शोर प्रदूषण का। शोर प्रदूषण दोस्तों, तो ये मुख्य कारण क्या होता है कि वाहन, ठीक है, जो वाहन है हम गाड़ी चलाते हैं उसके कारण, ठीक है, रेल उद्योग, ठीक है, उद्योग, रेल लाइन, वायु यातायान, ठीक है, हवाई जहाज, ये सारे, ठीक है, लाउड स्पीकर, दीपावली के पटाखे और भी बहुत तरह के जो होते हैं स्पीकर जितने भी जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्या है, वायु प्रदूषण को जन्म देती है, ठीक है। यहाँ पे एक समाज सेवी संगठन एनजीओ ने ये कहा कि भाई मुंबई में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 76% लोगों की शिकायत है कि शोर के कारण उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। मुंबई में मतलब एक एनजीओ ने सर्वे किया जिसके कारण ये पता चला कि लोग 76% लोगों को ये शिकायत है कि इतना शोर है वहाँ पर कि उनके कारण वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, ठीक है। 69% लोगों ने ये कहा कि उनको नींद नहीं आती है, मतलब अशांत नींद लेते हैं, वो सो नहीं पाते, इतनी सोते हैं कि इतना डिस्टर्बेंस होता है फिर भी सोना पड़ता है मजबूरी में। 65% लोगों ने ये कहा कि वो हमेशा बेचैन रहते हैं, ठीक है, और वो हमेशा मतलब ना शोर शराबे वाले वातावरण में रह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है। तो शोर क्या है, उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देता है, निश्चित का कारण है। मतलब जो बीपी की प्रॉब्लम्स होती है ना, अक्सर देखा होगा आजकल तो बीपी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हर व्यक्ति के अंदर में पाया जाता है, हर दूसरा व्यक्ति एक बीपी का मरीज है, ठीक है। किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण शोर प्रदूषण भी होता है। अगर किसी के सामने आप ज़्यादा तेज डांट दो, आवाज़ में डांट दो, तो उसको बीपी कम की प्रॉब्लम पता चलेगी या फिर हाई की प्रॉब्लम पता चलेगी, यही होता है। अगर आप डांट रहे हो तेज आवाज़ में तो आप हाई हो, जिसके ऊपर पड़ रहा है वो कम है, ऐसा करके मतलब चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। आप भी अपने आसपास में देखना, आपको दिखेंगी चीज़ें। कचरा का प्रदूषण, कचरा फैलाने का प्रदूषण सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में, डंपिंग यार्ड। दोस्तों पता है जो विकसित देश हैं वो अपने देशों के कचरे, विकसित देश अपने देशों के कचरे क्या करते हैं, विकासशील देशों में फेंक देते हैं। विकासशील देश, अमेरिका जैसे देश हैं, बड़े बड़े जो देश हैं जो विकसित हो चुके हैं, वो अपने कचरे जो विकासशील देश है वहाँ पे फेंकते हैं। हमें डंपिंग यार्ड की तरह यूज़ किया जाता है, और डंपिंग यार्ड से कितने जहरीले कचरे निकलते हैं दोस्तों, आप मान नहीं सकते, ठीक है। डंपिंग यार्ड से जितने जहरीले कचरे निकलते हैं उससे भूमि, जल, पानी सब कुछ खराब होता है, ठीक है। उसमें पॉलीथीन होती है जिससे पानी के अंदर में कई तरह के केमिकल्स फैल जाते हैं, ठीक है। उसके कारण जो पानी में रहने वाले जीव है वो मर जाते हैं। अगर हम उन मछलियों को खा रहे हैं, जो मछली हम पकड़ के खा रहे हैं, ठीक है, मछली खा रहे हैं, उनके कारण हमें फैल रहा है। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम पानी से भी होता है, कचरे से भी होता है, समझ में आता है। मृदा प्रदूषण की बात करो, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो खाद यूज़ करते हैं हम, अलग अलग तरह के कीटनाशक यूज़ करते हैं, ठीक है, खेतों के अंदर में फसल को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। बट उसको एक बार तो हमने यूज़ कर लिया, उत्पादकता बढ़ गया, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, बट उसके कारण कई सारे खेत की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो मृदा होती है उसकी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है, वो जहरीली हो जाती है, मिट्टी वहाँ की जहरीली हो जाती है। अगर उसके बाद दोबारा कुछ उगाओगे तो सही से नहीं उग सकता, और भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे पानी आया, पानी आगे गया, ठीक है, मान लो नदी नाले में वो पानी मिल रहा है किसी तरीके से, तो वहाँ पे भी जहरीला फैलता है, ठीक है। अगर वो किसी जानवर ने खाया, ठीक है, इवन सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, कैंसर तक की कई तरह की बीमारियाँ वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, समझ में आता है दोस्तों। तो इस तरह की प्रदूषण की हमने बात करते हैं, कुछ प्रमुख प्रदूषण के मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने उठाए। अब हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदूषण, जैसा कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरी वीडियो के अंदर में, औद्योगिक प्रदूषण। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस लेसन को हम 3 पार्टों में बांट के करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा जो आज का शुरुआत होगा औद्योगिक प्रदूषण को लेकर, ठीक है। अगर इसकी बात करें औद्योगिक प्रदूषण क्या है, तो आज के भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा औद्योगिक देश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब कंपनियाँ हैं। साथ ही साथ जहाँ तक औद्योगिक प्रदूषण और कचरे का सवाल है, यह दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित देश में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा 5वां औद्योगिक देश भारत है, और कचरे में सबसे नंबर 1 देश भारत है, ठीक है। ऐसा मान लो, ये कहा गया है
ठीक है। जिसके अतिरिक्त कहा जाता है कि अतिरिक्त बहुसंख्या, मतलब जो औद्योगिकरण के कारण क्या है कि भाई ज़्यादा संख्या में तरल, गैसीय, ठोस रूप में कचरा पैदा करते हैं। भाई जो उद्योग है, फैक्ट्री है, तरल में, गैस में, ठोस में कचरा पैदा करते हैं, और वो कुछ उसमें से कुछ कचरे जहरीले होते हैं, खतरनाक भी होते हैं। इस तरह से वो उद्योगों का कचरा को क्या करते हैं, बिना मतलब निपटारा नहीं करते। उसके कारण कई तरह के स्वास्थ्य रोग होते हैं, ठीक है, जिनको उनको अंदाज़ा नहीं होता उस समय, तो भाई वो अपना फेंक दिए या कुछ भी कर दिए, ठीक है, अंदाज़ा नहीं होता। समझ में आता है। अगर आप बात करो कि मुख्य क्या मतलब तत्व क्या है, औद्योगिक प्रदूषण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो जो तत्वों का उसमें पाया गया दोस्तों वो इतने खतरनाक है कि आपको बहुत खतरनाक की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, जिनका इलाज भी लाइलाज ही मान के चलो, या फिर जो नॉर्मल कॉमन इंसान है उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारी आपको दिखेंगी। जैसे देखो, एल्युमिनियम से फ्लोराइड, ठीक है, स्टेट से सिलिका, कागज से हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, कीटनाशक से कीटनाशक, इस तरह से बहुत सारी देखिए यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। ताप बिजली घरों से धूल के कण, सल्फर डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तेल शोधक कारखानों से विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ठीक है, रासायनिक उर्वरक कारखानों से अमोनिया उत्सर्जित होकर वायुमंडल को प्रदूषित करती है। जो मतलब इस तरह से अलग अलग तरह से चीज़ें ना कहीं ना किसी को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तेल कारखानों से अमोनिया कार्बो जो निकलता है, ठीक है, रासायनिक निकलता है, वो क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ साथ आप देखोगे दोस्तों, ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब कुछ कुछ फैक्ट्रियों में से निकल रहा है, गिने चुने में से जो मेन है। अगर आप नॉर्मल की बात करो, जो आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिल, ठीक है, एसिड अम्ल, ये सारी चीज़ें, एसिड गैस, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। क्लोरोक्विन, ठीक है, वाष्प, विभिन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह की चीज़ें जो देखने के लिए मिलती है। और कैसे होती है, क्योंकि पता है क्या, देखो हमारे भारत के अंदर में क्या है कि बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। जो बड़ी फैक्ट्रियाँ उनके पास निपटारे का कुछ साधन है, सबके पास नहीं, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, या फिर कुछ के पास है भी तो उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितना सबका कचरे का निपटारा कर सके, जो अपनी फैक्ट्री का ही नहीं कर सकते हो। और जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रदूषण का ढेर लगाने के लिए वो दूसरे को ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, जिसके कारण से आज उसका हम इफेक्ट देखते हैं। अगर आप दिल्ली की अगर बात करो, पूरे दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, कि दिल्ली के अंदर की हम देखें तो एक आंकड़े के अनुसार पूरी दिल्ली के अंदर में, उदाहरण के लिए 71,000 फैक्ट्रियाँ हैंगी, ठीक है, मतलब जो 71,000 टोटल, एक आंकड़े के अनुसार कहिए कि 71,000 फैक्ट्रियाँ दिल्ली के अंदर में चलती है। प्रतिदिन वहाँ से 2,000 मैट्रिक टन पॉल्यूशन आता है, ठीक है, 2,000 मैट्रिक टन पॉल्यूशन आता है, ठीक है, जिसमें प्रदूषण करने में मतलब ये इन फैक्ट्रियों से इन गैसों का, ठीक है, 12% का योगदान है। वायु को प्रदूषित करने में इन जो गैस हैं, ये जो भी गैस का मैंने नाम बताया ऊपर में, इनका 12% योगदान है दिल्ली के वायु को प्रदूषित करने में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले अभी दिल्ली क्या था, गैस चैम्बर में बदल गया था, ठीक है। कई सारे सर्वे में पता पाया गया कि दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल चुका है। अगर दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आयु अपने आप ही कम होगी, दिन बे दिन कम हो गई है। जैसे पता होगा दोस्तों कि हमारी जो मृत्यु दर है वो 60 एज पे आ गई है। 60 साल अगर कोई आदमी जी जाए तो अपने आप को लक्की समझे, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर दिल्ली में कोई रह रहा है तो 60 भी नहीं जी सकता, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ये कहा गया। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया कि दिल्ली में बहने वाला यमुना नदी, जहाँ पर 1900 MLD, ठीक है, 1900 MLD अपशिष्ट जल औद्योगिक इकाई का योगदान है। मतलब 1900 MLD सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों से जो अपशिष्ट जल आते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, मैट्रिक टन, मतलब मान के चलो। और अगर आप आगे बात करो तो मतलब औद्योगिक इकाई है, अपशिष्ट जल है, बहुत सारी तरह की चीज़ें उसमें देखा गया, जिसके अंदर में अगर उन जल को बात करोगे, जल को प्रदूषित करने के मुख्य कारण क्या है, तो रासायनिक, ठीक है, रबड़ ड्राई होता है, चमड़ा को ड्राई करते हैं वो, ठीक है, वस्त्र उद्योग, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर में आती हैं। दिल्ली को टोटल 28 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया, जहाँ पे 28 इंडस्ट्री एरिया है दिल्ली के अंदर में, ठीक है, जो यहाँ पे अत्यंत लघु छोटे उद्योग हैं जिनके पास अपशिष्ट जल संशोधन के लिए सुविधाएं नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास ना कचरा का निपटारण करने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। समझ में आता है। अगर आप ये बात करें कि औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव क्या है, अगर प्रभावों को देखें दोस्तों, तो प्रभावों के अंदर में क्या देखा गया कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मतलब अगर धुआं, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। वायु प्रदूषण, राख और धुआं, यहाँ पे ऐसा माना गया है एक रिपोर्ट के अनुसार 450 लाख टन औद्योगिक राख हर वर्ष हवा में मिलती है। सोचो, 450 लाख टन औद्योगिक राख मतलब समझते हो, जो जलने के बाद जो बचती है राख,
ठीक है। अगर उस राख को सारी जगह का इकट्ठा करें ना तो एक अच्छा खासा पहाड़ बन सकता है, 450 लाख मेट्रिक टन राख का। ठीक है, उतना हवा में हर बार मिलती है, हर साल मिलती है, मतलब एक हर बार मिलती है, हर साल में मिलती है, एक साल के अंदर में उतना मिल जाता है। और उसको हम सांस के रूप में शरीर में लेते हैं। सांस तो हम वही ले रहे हैं ना, अलग से स्पेशल तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वही सांस मिल रहे हैं, उसी हवा में ले रहे हैं। तो सोचो 450 लाख टन हवा में रोज मिल रहा है, मतलब हर साल मिल रहा है इतना राख, और उसी को हम ले रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में क्या होगा, राख ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह का, जिसके कारण क्या होता है, दमा, श्वसन, अलग अलग तरह के रोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेरी करके, TERI टेरी करके एक संस्था, उसने एक रिपोर्ट जारी करी कि 1997 में 1997 में क्या हुआ, 1997 में वायु प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या करीब 25 लाख थी। सिर्फ 25 लाख लोग ये थे 1997 में जो वायु प्रदूषण के कारण मरे थे। ठीक है, अगर अभी इस समय रिपोर्ट जारी की जाए ना तो वो कहीं ज़्यादा संख्या में हो। ठीक है, कहीं ज़्यादा संख्या में, रियली समझ में आता है दोस्तों। और अगर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल, जैसे आपने ओजोन परत का नाम सुना होगा, ओजोन परत का नाम सुना होगा। ओजोन परत के अंदर में सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, पैराबैंगनी किरणों को रोकती है नीचे आने से। क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होते हैं, हानिकारक किरणें होती है। अगर हमारी स्क्रीन पर पड़े तो क्या होती है कि हमारी स्क्रीन जल जाएगी। ठीक है, इवन हमें स्क्रीन त्वचा रोग हो जाएगा, स्क्रीन कैंसर हो जाएगा, अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें रक्षा करती है ओजोन परत। अब ओजोन परत के लिए हानिकारक क्या है, रेफ्रिजरेटर जो हम सब यूज़ करते हैं घर में, कूलर, AC, जो हम AC यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उनका जो गैस होता है ना, वो हानिकारक होता है उसके लिए। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। क्लोरोक्विन कार्बन नामक रसायन जो इन सब तेजी से ओजोन परत के लिए खतरा है। ठीक है, जो अलग अलग तरह के जो हम गैस, फ्रिज, AC यूज़ करते हैं ना, फ्रिज, AC, ये सारा चीज़ें ओजोन परत के लिए खतरा है। ओजोन परत अगर मान लो जो ये लेयर है, अगर ये टूट गई तो क्या होगा, डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ेंगी, स्किन पे पड़ेंगी तो त्वचा रोग होगा। ठीक है, स्किन कैंसर होगा। समझ में आता है ये। साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे, इसी कारण जो अल्ट्रावायलेट किरणें अगर हमें पड़ती है, ज़मीन पे आती हैं, तो उससे फसलों को नुकसान होता है, समुद्री जीवों पर असर पड़ता है। ठीक है, कई सारे रोग पैदा होते हैं, त्वचा रोग होता है। ठीक है, 3 लाख रोगी, मतलब ना माना जाता है कि सिर्फ त्वचा कैंसर होता है हर साल, 3 लाख को लोगों को त्वचा कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। मतलब सोचो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा हुआ, जिसके कारण से वो नीचे पहुंचता है, जिसके कारण से लोगों को नुकसान होता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लीड नामक, ठीक है, लेड नामक, यहाँ पे सॉरी, लेड नामक जो पदार्थ होता है, सीसा एक प्रकार का। ठीक है, सीसा का बढ़ता प्रदूषण भी कई तरह के मतलब हानिकारक होते हैं हमारे लिए। दिमाग का धीमा होना, ठीक है, हानि होना, दिमाग की हानि होना, कैंसर, लकवा, ठीक है, मृत्यु, कैंसर का, लकवा का दौरे, इस तरह के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। किसके कारण, शीशे के कारण। शीशा क्या है, आज का बहुत बड़ा प्रदूषण का शिकायत आता है, पानी में घुल जाना शीशे का। ठीक है, आमतौर पर देखा जाता है। उसके लिए हमें पानी को हमेशा ना चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, चेक करवाते रहना चाहिए कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ में आता है। जैसे एक बनारस विश्वविद्यालय के अंदर में ये पाया गया, मतलब वहाँ पे कागज तथा अफीम की फैक्ट्रियों ने बनारस और गाजीपुर में गंगा की तलहटी में लेड, सीसा का स्तर बढ़ा दिया। मतलब जो गंगा की तलहटी है तो वहाँ पे कागज और अफीम, ध्यान से सुनना दोस्तों, कागज और अफीम की फैक्ट्रियों ने बनारस और गाजीपुर में गंगा की तलहटी में लीड, सीसा का स्तर बढ़ा दिया। मतलब जो पानी है उसके अंदर में सीसा की मात्रा बढ़ गई है। अगर हम गंगा से पानी को साफ करके हम पी रहे हैं तो उसमें भी तो सीसा आ रहा है, पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा। कई सारे लोग तो गंगा का पानी को डायरेक्ट पीते हैं, तो सोचो वो सीसा पी रहे हैं। सोच रहे हो कि इस तरह की चीज़ें, कितनी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। और आगे हम बात करें तो औद्योगिक कचरों की बात करते हैं। तो औद्योगिक कचरों के अंदर में भी देखा गया दोस्तों कि डायरिया, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, यमुना नदी के अंदर में बही जाने वाली एक रिपोर्ट के अंदर में सामने आया कि जो यमुना नदी के किनारे बसने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो खेती करते हैं, वो यमुना नदी का पानी का यूज़ करते हैं। और यमुना नदी के पानी के अंदर में दोस्तों एक प्रकार का नाला है, नदी जो बहसा नहीं है वो नाला ही है। ठीक है, जिसमें कई तरह के हानिकारक मतलब रासायनिक पदार्थ हैं। अगर उन रासायनिक पदार्थ के थ्रू अगर खेती करते हैं तो वो जो फल फूल है, जो भी खेती है, जो सब्जी है, वो भी रासायनिक बन जाती है, वो भी जहरीला बन जाता है। अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो कई तरह के कैंसर, कई तरह की बीमारी होता है। ठीक है, रक्तचाप बढ़ना, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सीसा, पारा, जिंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो प्रदूषण के लिए विषैले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आते हैं। और यहाँ पे कुछ एक डायग्राम वो दे रखा है आपको, एक पूरा तरह से चार्ट बना रखा है कि कौन सा चीज़ किसके लिए कहाँ पे विषैला है। ठीक है, ये अजल नहीं है, अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रखी है दोस्तों, तो आपके पास जो ओरिजिनल बुक होगी, हार्ड कॉपी होगी, उसमें आपका सही दे रखा होगा। मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ स्पेशल वो नहीं है।
तो जैसे कि अम्ल है, ठीक है, अम्ल का प्रभाव क्या है, धातुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, ठीक है, मानव मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्षार की अगर बात करो तो मानव मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सूक्ष्म जीव मछलियों का विनाश करता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग तरह का बता रखा है। अम्लीय पदार्थ, विषैले धातु, ठीक है, विषैले धातु से कैंसर, सूक्ष्म जीव, कीटनाशक से बड़ी मात्रा में कैंसर और अन्य रोग होते हैं, ठीक है। मछलियों का मरना होता है कीटनाशकों के जरिए। आपने अक्सर देखा होगा गाँव में खेत वेत के अंदर में मछलियाँ आ जाती हैं जब बाढ़ आती है, या फिर खेत के अंदर में सिंचाई की जाती है, ठीक है, जब या फिर पटाया जाता है पानी, खेत के अंदर सिंचाई करते हैं नदी से लेकर, तो नदी का मछली खेत में आ जाता है। जब उस खेत के अंदर में जब खाद डाला जाता है या कीटनाशक डाला जाता है तो कई सारी मछलियाँ मरी हुई पाती हैं, ठीक है। मेन रीज़न यही सब होता है दोस्तों, समझ में आता है। तो ये इस चार्ट को अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारी आपको बारीकी से समझ में आएगा कि किस प्रॉब्लम का कैसे कहाँ से लिंक है, कैसे क्या लिंक है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे नॉर्मल उद्योगों द्वारा छोड़ी गई जो गैसें होती है, जो उद्योगों द्वारा छोड़ी जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश की बूंदों के साथ वो गिरते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा भी हम कहते हैं। अम्लीय वर्षा सुना होगा आपने, विषैला वर्षा, ठीक है। जो अगर वायु, जैसे भी मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर मान लो ये लेयर है हवा की, ठीक है, यहाँ पर कई तरह के विषैले पदार्थ मिले हुए हैं, अगर बारिश की बूंदें यहाँ से आ रही हैं ऐसे, तो इनसे मिलकर आएंगी पानी में, वो सारी बूंदें क्या हो जाएंगी, वो सारा चेंज हो जाएगा, रूप उनका चेंज हो जाएगा, वो मिलकर आएगा पानी में, जहरीले चीज़ें मिलकर आएंगी और हमारे शरीर पर अगर गिरेगा, हम अक्सर नहाते हैं बारिश में, गिरेगा तो हमारे शरीर पर भी उनका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। लोग उसको स्टोर करते हैं, पीते हैं, कई जगह पे जो जहाँ पे पानी नहीं आता, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे स्टोर करके उसको पिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो पानी की जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज के समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के लिए कदम भी उठाए गए होंगे, तो उनके बारे में भी दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सॉल्यूशन तो नॉर्मली हमारे हिसाब से यही है दोस्तों कि आप जितने ज़्यादा चीज़ों को बचकर यूज़ करो, संभल कर यूज़ करो, यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। बट सरकार द्वारा औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, क्या उपाय सुझाए गए सरकार के द्वारा, तो सरकार ने सबसे पहले बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पे सरकार द्वारा कोई भी एक मतलब प्रॉपर प्रदूषण नियंत्रण विभाग नहीं था। 1974 तक कोई भी एक ना विभाग नहीं था जिसके अंदर में सही से नियंत्रित किया जा सके, प्रदूषण नियंत्रित के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। भारत सरकार ने कोई प्रदूषण नियंत्रित के लिए कदम नहीं उठाए, पर कुछ कदम उठाए गए जो काबिल तारीफ है, वो देखते हैं। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट लाया गया, ठीक है, बायलेट एक्ट लाया गया, ठीक है, और रिवर बोस्टर एक्ट लाया गया, इंडियन फ्रीजीजर एक्ट लाया गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया, अलग अलग तरह के एक्ट लाए गए, जिसके थ्रू क्या हुआ कि प्रदूषण को रोकने में एक तरह से कंट्रोल करने के लिए किया गया। वर्ष 1962 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू औद्योगिक औद्योगिक प्रदूषण की समस्या को एक सीमित समिति के गठन किया। मतलब उन्होंने जो घरेलू प्रदूषण होते हैं उसके लिए एक समिति का गठन किया, किसने, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है, 1962 के अंदर में, ठीक है। 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति से स्वीकृति के बाद जल प्रदूषण निवारण का नियंत्रण औद्योगिक 1974 को लागू किया गया। जब राष्ट्रपति ने 23 मार्च को जल के लिए, मतलब जल को अधिनियम के तौर में बदलने के लिए, प्रदूषण से जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया, अधिनियम लाया गया, तो उसको राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया। तो अलग अलग तरह से चीज़ें देखी जाती है जहाँ पे सरकार भी कदम उठाती है दोस्तों प्रदूषण को रोकने के लिए, राज्य बोर्ड भी कदम उठाते हैं, राज्य द्वारा भी अधिनियम लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको प्रदूषण रोकने के लिए कई तरह की चीज़ें देखेंगी कि पेड़ लगाना, ठीक है, वृक्षरोपण को मतलब युद्ध स्तर पर वृक्षरोपण जैसे कार्यक्रम चलाना, ठीक है। अभी कुछ समय पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, ठीक है। अभी कावेरी कॉलिंग कावेरी कुछ ईसा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके अंदर में एक पेड़ 45 रुपये का लगाने की बात कही जा रही थी। तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट्स करती हैं, एनजीओ करती हैं, लोकल लोग करते हैं, तो बहुत सारे आंदोलन भी देखे जाते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे जो इंडस्ट्री एरिया थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है अलग जगह पे, जहाँ पे खुले में वो रह सके, और सभी के लिए एक मापदंड तय किया जा रहा है कि यार आप अगर इस मापदंड के आधार पर अपने काम करते हो तो आपको ठीक है, अगर इन मापदंडों पे सही नहीं उतरते हो तो आपके लिए यहाँ पे काम नहीं कर सकते, बंद करनी पड़ेगी, चालान कटेंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें तय करते हैं, ठीक है। 19 नवंबर 1986 को लागू पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य पर्यावरण का व्यापक अंगों के में ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने व्यापक अधिकार प्रदान किए। जो 1986 में पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया, तो जब सरकार ने लागू किया उस समय तो उतने ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, पर जब देखा गया कि जमीनी तौर पर यार इससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसके बाद सरकार ने उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान किए। तो दोस्तों ये पूरा आपको लेसन मैंने करवाया, मतलब ये जो पार्ट फर्स्ट था ये मैंने करवाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी हमारी ज़रूर
बताएं कमेंट करके, ठीक है। आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। पहली चीज़ ये कि यार आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है कि यार यहाँ पे ऐसा पोल्यूशन है, जैसे मैंने बताया दिल्ली के अंदर में यमुना नदी के किनारे जो फल सब्जियाँ आती हैं उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें पॉल्यूशन होता है, जहरीले पदार्थ होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए उपाय ढूंढो, ठीक है। धो के खाओ फल फूल सब्जियाँ, जितना ज़्यादा हो सके बच के खा रहो इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। तो वीडियो में मेन पढ़ाने का मेन मोटिव ये था दोस्तों कि ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी मिले। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये भी बताएं। साथ साथ दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास ह्यूमन राइट्स है, ठीक है दोस्तों, उसको जरूर वीडियो शेयर करें। दोस्तों वीडियो शेयर करने के लिए कहने का मेन मोटिव ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, फैमिली उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब हेल्दी इकोनॉमिकली हेल्दी नहीं है, ठीक है। वो किसी इंस्टीट्यूट में या ट्यूशन में जाकर नहीं कह सकते सर मेरा पढ़ा दो, मेरा कोर्स खत्म करवा दो, मैं सोल में पढ़ता हूँ, मेरी क्लासेस नहीं होती, ठीक है, मैं कर नहीं पा रहा, कोर्स नहीं कर पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, करवा दो। इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मैंने भी की है, जिसके कारण से दोस्तों अगर आप उनको शेयर करते हो, उनको देते हो, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।